आप सभी का नवदृष्टि आईएएस क्लासेस में स्वागत है। प्रीलिम्स 2020 आईएएस और पीसीएस की प्रारंभिक परीक्षाओं की दृष्टि से जो हम लोगों ने एक क्रैश कोर्स टाइप प्रोग्राम शुरू किया है, उसी क्रम में हम लोग आज डिस्कस करेंगे, चर्चा करेंगे भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में। अगर हम विगत वर्षों के क्वेश्चन पेपर का एनालिसिस करके देखें तो साफ दिखाई दे रहा है कि लगातार इकोनॉमी का इम्पोर्टेंस बढ़ता जा रहा है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, चाहे आईएएस हो या पीसीएस हो। पूरी दुनिया ही मित्रों अर्थ संचालित है और आज जैसा कहा भी जाता है कि पूरी दुनिया में सबसे बड़ी निर्णायक भूमिका जो है वह अर्थ ही निभाती है। तो जाहिर सी बात है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी इसका महत्व होगा, बढ़ेगा भी। और इस दृष्टि से अगर देखें तो 25 क्वेश्चंस अगर 100 में से आते हैं, 100 क्वेश्चन में से, तो ये बहुत ही निर्णायक विषय के रूप में इकोनॉमिक्स या जिसे हम अर्थशास्त्र कहते हैं जनरल बोलचाल में, वैसे अगर आप स्पेशलाइज टर्म में देखें तो ये भारतीय अर्थव्यवस्था है। और इस संदर्भ में अगर हम देखें तो हमें बहुत ही सिस्टमेटिक प्रिपरेशन करने की ज़रूरत होती है, क्योंकि हमारे ये जो प्रारंभिक परीक्षा है उसके चयन में ये बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो इसी क्रम में हम लोग अगर आगे बात करें तो पहले हम लोग ये देखेंगे कि अर्थव्यवस्था, अर्थशास्त्र, यह जो फंडामेंटल्स हैं इसके ये क्या है, कैसे हम इनको समझें ताकि हम आगे की चीज़ों को सिस्टमेटिकली प्रोसीड कर सकें। यानी किसी विषय के जो आधारभूत तत्व हैं उनके स्पष्टीकरण के बिना आगे की तमाम चीज़ें समझना मुश्किल हो जाता है। तो इसी नाते आज की क्लास हम लोग एकदम बेसिक जो चीज़ें हैं उनसे जुड़ी हुई लेंगे और इसमें हम लोग देखेंगे कि अर्थव्यवस्था क्या है, उसका इकोनॉमिक्स से क्या रिलेशन है, अर्थव्यवस्था के जो विभिन्न स्वरूप हैं वो क्या हैं, इन तमाम विषयों पर आज की क्लास में हम आपसे चर्चा करेंगे। तो इस क्रम में हम लोग आइए पहले चर्चा करते हैं अर्थशास्त्र के बारे में। तो अर्थशास्त्र जैसे अन्य विषय हैं सामाजिक विज्ञानों के, वैसे एक अध्ययन विषय है, विधा है। यह अध्ययन विधा आर्थिक उत्पादन, वितरण और उपभोग से संबंधित जो क्रियाएं प्रक्रियाएं हैं उनका अध्ययन करती है। दूसरे शब्दों में अगर कहा जाए तो अर्थशास्त्र एक ऐसी अध्ययन विधा है जो हमें सीमित संसाधनों के समुचित उपयोग के द्वारा, उनके कुशल प्रबंधन के द्वारा अपनी आवश्यकताओं और अपनी आकांक्षाओं की परिपूर्ति हेतु आवश्यक वस्तुएं और सेवाएं उत्पादित करती है। तो अर्थव्यवस्था में अगर हम लोग देखें अर्थशास्त्र में, तो अर्थशास्त्र की परिभाषा हम करते हैं कि स्कार्स रिसोर्सेज का एफिशिएंट यूटिलाइजेशन करते हुए, उसका प्रॉपर मैनेजमेंट करते हुए हम अपनी वांट्स और नीड्स को कैसे सेटिस्फाई करते हैं, यानी हम अपनी आवश्यकताओं और आकांक्षाओं की संतुष्टि कैसे करते हैं। तो आकांक्षाएं, आवश्यकताएं हमारी वो जरूरतें हैं जिनके बिना हमारा जीवन चलाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा या असंभव हो जाएगा, जैसे भोजन, वस्त्र इत्यादि चीजें। जबकि आकांक्षाओं में वो है जो बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ की या उपभोग की जो आकांक्षा होती है उसको हम लेते हैं, जैसे बढ़िया मोबाइल, हैंडसेट, बढ़िया कार, बढ़िया से बढ़िया मकान, ये तमाम चीजें जो आ जाती हैं वो आकांक्षाओं में आ जाती हैं। और आप जानते हैं कि आकांक्षाएं जो होती हैं वो अनंत होती हैं। आप देखें अगर पीछे मुड़ करके तो पहले के लोगों की तुलना में आज हमारी आकांक्षाएं निरंतर बढ़ती जा रही हैं, क्योंकि हमारी अर्थव्यवस्था ने हमें वो अपॉर्चुनिटी दिया है कि हम कुछ बड़ा सोच सकें, कुछ ज्यादा सोच सकें। आप सुनते होंगे दिल मांगे मोर, तो ये दिल मांगे मोर अगर इकोनॉमी के सामने रखा जाता है मतलब और बेहतर लाओ और ज्यादा लाओ। और आप देख रहे होंगे 2G, 3G, 4G, 5G और उससे भी आगवर्ड सिस्टम आ ही रहे हैं। ऐसे तमाम जिंदगी के क्षेत्र में आप देखेंगे कि अर्थव्यवस्था हमारे जीवन को ज्यादा बेहतर बनाने का कार्य कर रही है, ज्यादा हमको सुविधा संपन्न बना रही है। किसी समय हम 35 करोड़ जनसंख्या का पेट भरने में बड़े मुश्किल से व्यवस्थाएं देख पाते थे, कर पाते थे। कई बार तो हमें विदेशों से उधार लेने पड़ते थे, जबकि आज स्थितियां ऐसी बन चुकी हैं कि हम लोग 130 करोड़ की आबादी का न केवल पेट भर रहे हैं सफलतापूर्वक, बल्कि उनको बहुत बेटर और
खाद्यान्न और न्यूट्रिशन के तमाम संसाधन मुहैया करा रहे हैं। इसके अतिरिक्त अगर आप देखें तो हमारे बफर स्टॉक में बढ़िया रिजर्व भी रखा हुआ है। तो इसके पीछे जो बेसिक विधा जो काम कर रही है वो अर्थशास्त्र की विधा है, जिसने हमको इस अवस्था में पहुंचाने में अपना योगदान किया है। तो अर्थव्यवस्था में जो उन्नति हुई है उसी उन्नति का परिणाम ये हुआ कि हमारी भौतिक जीवन में उन्नति दिखाई दे रही है। अर्थव्यवस्था की उन्नति में तमाम फैक्टर्स जिम्मेदार होते हैं, जिसकी हम आगे चर्चा करेंगे। तो बेसिकली हम लोग यहाँ बात कर रहे थे कि अर्थव्यवस्था क्या, अर्थशास्त्र क्या है। तो अर्थशास्त्र एक अध्ययन विधा है, जिस अध्ययन विधा में हम वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन, वितरण और उपभोग से जुड़े हुए तमाम प्रक्रियाओं की अध्ययन करते हैं। और अगर हम लोग देखें तो इसको इकोनॉमिक्स को हम दो महत्वपूर्ण खंडों में विभाजित करते हैं। एक खंड है जिसको हम समष्टि अर्थशास्त्र कहते हैं। समष्टि अर्थशास्त्र का तात्पर्य यह है कि अर्थव्यवस्था का समग्र अध्ययन किया जाता है इसमें, यानी अर्थशास्त्र के अध्ययन की जो हम दो भाग करते हैं, उसमें एक भाग है समग्र अध्ययन जो करवाता है, उसे हम कहते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स या समष्टि अर्थशास्त्र कहते हैं, जो कि हमारे अर्थव्यवस्था की विस्तृत तस्वीर प्रस्तुत करता है। इकोनॉमिक एक्टिविटीज के वाइटल एरिया को जो कवर करता है, बहुत बृहद एरिया को कवर, क्षेत्र को कवर करता है, उसको हम समष्टि अर्थशास्त्र में चिन्हित करते हैं, के रूप में चिन्हित करते हैं। जैसे अगर हम इस संदर्भ में देखें, राष्ट्रीय आय, नेशनल इनकम, जिसका एक बड़ा पैरामीटर हम लोग जीडीपी के रूप में देखते हैं, जिसकी चर्चा हम लोग आगे के अध्यायों में करेंगे। तो जीडीपी का घटना या बढ़ना केवल एकांगी किसी एक फैक्टर के बदलाव के कारण नहीं होता है, बल्कि अर्थव्यवस्था के, जैसा कि आप आगे बढ़ेंगे, 3 क्षेत्र, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक, और उन क्षेत्र में भी आप देखते हैं तमाम कंपोनेंट्स हैं, उनमें होने वाले उतार चढ़ाव से हमारी जीडीपी तय होती है, न केवल देश में बल्कि विदेशों में भी। अगर आप देखें तो हम एक ग्लोबल इकोनॉमी के इरा में विश्व अर्थव्यवस्था के जो तमाम घटक हैं, वो तमाम देश एक दूसरे से इस तरीके से जुड़े हुए हैं कि एक दूसरे की अर्थव्यवस्था से प्रभावित होते हैं और प्रभावित करते हैं। एक देश के आर्थिक निर्णय दूसरे देश के आर्थिक निर्णय को प्रभावित करते हैं। दो बड़े देशों में अगर कुछ इस तरीके की स्थितियां बनती हैं आर्थिक निर्णय की, तो पूरे विश्व पर भी प्रभाव पड़ सकता है। जैसे कि आप देख सकते हैं, अमेरिका, यूएस और चाइना में जो ट्रेड वार चला कुछ समय पहले से, उसका इम्पैक्ट पूरी दुनिया पर पड़ा, और हमारे जीडीपी में जो स्लगिशनेस दिखाई दे, जो कमी दिखाई दी, उसमें जो वर्ल्ड इनके जो ट्रेड वार शुरू हुए थे, इसका एक बड़ा इम्पैक्ट साफ दिखाई देता है। दूसरी बात अगर हम लोग देखें तो यहाँ हम बात कर रहे थे कि राष्ट्रीय आय का अध्ययन करना है, तो हमें समग्र अर्थव्यवस्था के संरचनात्मक और प्रक्रियात्मक ढांचे, उनमें होने वाले संगत परिवर्तनों और उन पर पड़ने वाले बाह्य प्रभावों, तमाम चीजों का अध्ययन करना है। यानी हमको एक बृहद आयाम में अध्ययन करना पड़ेगा, और इस नाते ये भाग बनाता है समष्टि अर्थशास्त्र का। दूसरा, इसी तरीके से हम देख सकते हैं निवेश। तमाम अर्थव्यवस्थाओं में निवेश योग्य ज्यादा अर्थव्यवस्था कौन मानी जाएगी? तो हम जानते हैं कि वह अर्थव्यवस्था जहां निवेश ज्यादा सुरक्षित है, ज्यादा उत्पादक है, उस अर्थव्यवस्था में निवेश ज्यादा होता है। यानी अगर हम निवेश चाहते हैं, निवेश दोनों होता है, देश के अंदर का निवेश भी होता है, बाहर का भी निवेश होता है, तो उसके लिए हमें एक वातावरण निर्मित करना होता है, तमाम ढांचागत परिवर्तन, तमाम विधिक परिवर्तन करने होते हैं, जिसमें जैसे आप जानते हैं ईज ऑफ डूइंग बिजनेस भी जिसको कहते हैं, और इन्वेस्टेबल क्लाइमेट बनना चाहिए। तो ये तमाम फैक्टर ऐसे होते हैं जिसको हम समष्टि अर्थव्यवस्था के अध्ययन के अंतर्गत अध्ययन करते हैं। रोजगार सृजन, आप देख रहे होंगे 1991 के बाद जिस तरीके से हमारी इकोनॉमी बहुत तेजी से आगे बढ़ी है, और बीच में हम लोग चौथे 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था बन चुके थे, तो इतनी बड़ी अर्थव्यवस्था में एक बड़ी समस्या फिर भी विद्यमान नहीं साथ साथ, यानी हमारी इकोनॉमी बढ़ती चली जा रही है, ग्रोथ जबरदस्त हुआ पिछले अगर हम 2 दशकों में देखें तो, लेकिन एक दिक्कत भी साथ साथ चली, और वो दिक्कत क्या रही कि हमारे यहाँ रोजगार उत्पादन नहीं हो पाया। तो रोजगार का इशू किससे जुड़ा हुआ है? रोजगार का जो इशू है वो तमाम आर्थिक निर्णयों के विषयों से जुड़ा हुआ है, ढांचागत जो हमारी संरचना अर्थव्यवस्था की उससे जुड़ा हुआ है। तो ये बृहद
अगर हम ये जानना चाहें कि रोजगार सृजन क्यों नहीं हो रहा पर्याप्त मात्रा में, तो हमें अपनी पूरी अर्थव्यवस्था का सम्यक अध्ययन करना पड़ेगा। तो इस नाते ये समष्टि अर्थव्यवस्था का हिस्सा हुआ। इसी प्रकार आप जानते हैं रोजगार सृजन और गरीबी का काफी कुछ करीब का रिश्ता होता है। अगर रोजगार कम लोगों के मतलब बेरोजगार ज्यादा लोग होंगे तो जाहिर सी बात है गरीबी की मात्रा मतलब गरीबों की संख्या भी लगातार क्या होगी, बढ़ेगी। दूसरी बात है धन संसाधनों का वितरण अगर अर्थव्यवस्था में साम्यपूर्ण तरीके से नहीं होगा तो भी गरीबी बढ़ेगी। तमाम जो कल्याण कार्यक्रम अगर उनमें भ्रष्टाचार व्याप्त है, अगर उनमें जो निष्पादन तंत्र है हमारे, अगर वो एक लेवल तक परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं तो भी गरीबी हमारे देश में बढ़ेगी और गरीबी का शमन नहीं हो पाएगा। यानी अगर हम गरीबी का शमन करना चाहते हैं तो हमें समस्त अर्थशास्त्रीय अध्ययन करने की आवश्यकता होगी। इसी तरीके से मुद्रास्फीति आप जानते हैं वस्तु के उत्पादन डिमांड और सप्लाई दोनों साइड से जुड़ी होती है और इनके अध्ययन के लिए हमें पूरे ओवरऑल इकोनॉमी पर ध्यान देने की जरूरत होगी। तो ये तमाम अध्ययन इस नाते समष्टि अर्थशास्त्र जिसको हम कहते हैं ब्रॉड स्टडीज का एक पार्ट हुआ। यानी इकोनॉमिक्स को जब हम लेते हैं, जैसे हम नेशनल इकोनॉमी का पूरा ओवरऑल ट्रांसफॉर्मेशन चाहते हैं तो हमें समस्त अर्थशास्त्रीय अध्ययन की जरूरत होगी। अब आते हैं हम लोग माइक्रो इकोनॉमिक्स या व्यष्टि अर्थशास्त्र। व्यष्टि का मतलब होता है सूक्ष्म, माइक्रो यानी जब हम आर्थिक निर्णयों के संबंध में व्यक्ति परिवार या बहुत ही छोटी इकाई के संबंधित निर्णय जो आर्थिक निर्णय हैं उनका अध्ययन करते हैं, एक किसी प्रोडक्शन यूनिट का अध्ययन करते हैं, तब हम उसको व्यष्टि अर्थशास्त्र में रखते हैं। यानी यहाँ पर व्यक्तिगत आर्थिक अभिकर्ता जो है उनके निर्णय का जो प्रभाव अर्थव्यवस्था पर पड़ता है उसका अध्ययन करते हैं। मतलब बहुत ही सूक्ष्म अध्ययन यहाँ पर किया जाता है, इकाई इसकी बहुत छोटी होती है। तो व्यष्टि का मतलब हुआ सूक्ष्म या छोटे स्तर पर। अब इसमें जैसे देखें मांग एवं आपूर्ति, जैसे किसी एक सामान की जो मुद्रास्फीति या उससे जुड़े हुए पहलू हैं, एक उसमें उत्पादन, उसका जब अध्ययन करेंगे टोटल में नहीं, एक वस्तु की कीमतों में बढ़ोतरी या उसमें घटोतरी से संबंधित जो प्रश्न है मांग और आपूर्ति साइड से जुड़े हुए हैं, यहाँ हम उसको देखेंगे। इसी प्रकार साधन लागत जो फैक्टर कास्ट यानी उत्पादन के जो साधन है, जैसे एग्जाम्पल के लिए अगर आप देखा जाए तो जैसे स्टील के दाम बढ़ जाए तो आप देखेंगे कि मोटर व्हीकल्स जो होते हैं उनके दाम बढ़ जाते हैं, या कोई एक टैक्स बढ़ गया, खास टैक्स बढ़ने से तो उस क्षेत्र से जुड़े हुए वस्तुओं के दाम बढ़ जाते हैं। तो यहाँ हम साधन लागत का जब अध्ययन करते हैं तो एक सूक्ष्म स्तरीय अध्ययन है। इसी प्रकार उत्पादन किसी खास चीज का या किसी खास चीज का उपभोग जो स्पेसिफिक गुड्स लेते हैं तब उसको हम व्यष्टि अर्थशास्त्र के अध्ययन की विधा के रूप में देखते हैं। जहाँ समष्टि अर्थशास्त्रीय अध्ययन जो है इनका महत्व क्या है, तो अर्थ जब हम समस्त अर्थशास्त्रीय अध्ययन करते हैं, मैक्रो इकोनॉमिक स्टडीज करते हैं, तो पूरे इकोनॉमी का पिक्चर हमारे सामने होता है। नेशनल इकोनॉमी और इंटरनेशनल इकोनॉमी के रिलेशन को भी बहुत कुछ दिखाता है व्यष्टि अर्थशास्त्र। लेकिन जब हम समष्टि अर्थशास्त्रीय अध्ययन करते हैं तो एक सिंगल यूनिट या इकाई के बारे में पिक्चर केवल प्रस्तुत करता है। अब दोनों की अपने अपने जगह महत्ता है, क्योंकि आप जानते हैं यूनिट मिलकर के होल बनाती हैं। तो यहाँ यूनिट के लेवल पर अध्ययन करेंगे तो उससे हमें समग्र के अध्ययन में मदद मिलती है और इस नाते ये दो अध्ययन की विधाएं विकसित हुई। अब हम लोग अगर बात करें कि जो अर्थव्यवस्थाएं हैं इनके संदर्भ में हम लोग बात करते हैं, तो पहले जो दुनिया में अर्थव्यवस्था का विकास हुआ, आधुनिक अर्थव्यवस्था का विकास, वो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के रूप में विकसित होती दिखाई देती है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के जो सिद्धांतों के प्रतिपादक माने जाते हैं एडम स्मिथ, और इन्हीं महानुभाव को ही विश्व में आधुनिक अर्थशास्त्र के जनक के रूप में भी जाना जाता है। एडम स्मिथ ने एक पुस्तक लिखी थी 1776 एडी में, एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ द वेल्थ ऑफ नेशंस। संक्षेप में इस पुस्तक को द वेल्थ ऑफ नेशंस के नाम से भी पुकारा जाता है। और इस पुस्तक में उन्होंने सिद्धांत प्रतिपादित किया था
डॉक्ट्रिन ऑफ लेइसे फेयर या अहस्तक्षेप का सिद्धांत। अब हस्तक्षेप कहां पर? बाजार की दो शक्तियां होती हैं जिसके बारे में आगे हम डिस्कस करेंगे, डिमांड और सप्लाई, मांग और पूर्ति आपूर्ति। और इन दोनों शक्तियों के इंटरेक्शन से, जिनको मार्केट फोर्सेस भी कहते हैं, इनके परस्पर अंतर क्रिया से मूल्य संतुलन की स्थिति पैदा होती है। यानी डिमांड और सप्लाई जब परस्पर इंटरेक्ट करते हैं तो मूल्य संतुलन आता है, मूल्य में स्थिरता आती है, एक जगह पर जाकर मूल्य रुकता है। रोजगार में भी बढ़ोतरी होती है, लेकिन अगर इनको फ्रीली काम करने दिया जाए तभी ये स्थिति पैदा होती है। अगर इसमें कोई इंटरवेंशन हो, बाहरी हस्तक्षेप हो, तो डिमांड और सप्लाई की फोर्सेस स्वतंत्र रूप से काम नहीं कर पाती और इसमें डिस्टोर्शन पैदा होते हैं, खास करके प्राइस डिस्टोर्शन, संसाधनों का कुशलतम उपयोग ना होना, उचित ढंग से वितरण ना हो पाना संसाधनों का, तो ये तमाम दिक्कतें पैदा होती हैं। तो इन्होंने, एडम स्मिथ ने प्रतिपादित किया था सिद्धांत कि अगर राज्य, चूंकि सबसे बड़ा हस्तक्षेप करता है जो बाजार में होता है वो राज्य होता है, अगर राज्य इंटरवेंशन करेगा तो डिमांड और सप्लाई के बीच विसंगति पैदा होगी, असंतुलन की स्थिति पैदा होगी। तो एडम स्मिथ का कहना है कि अगर डिमांड और सप्लाई यानी मार्केट फोर्सेस के संदर्भ में राज्य हस्तक्षेप ना करे, यानी जो इन्होंने नीति प्रतिपादित किया उसी नाते उसको अहस्तक्षेप की नीति कहते हैं या डॉक्ट्रिन ऑफ लेइसे फेयर कहते हैं। राज्य अहस्तक्षेप की नीति अपनाए तो बाजार बहुत कुशलतम ढंग से काम करती है और इस तरीके से वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य कम होंगे अपेक्षाकृत, ऑप्टिमम होंगे अपेक्षाकृत, और अर्थव्यवस्था सुचारू रूप से संचालित होगी। जो ये सिद्धांत प्रतिपादित किया, ये पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का आधार बना, जिसके बारे में हम लोग आगे भी बात करते हैं। संक्षेप में बस यही कहेंगे, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था है जिसमें निजी क्षेत्र उत्पादन और वितरण में भूमिका निभाएगा। दो क्षेत्र होते हैं मुख्य रूप से, निजी क्षेत्र और सार्वजनिक क्षेत्र। निजी क्षेत्र में जो व्यक्तिगत लोग काम करते हैं, प्राइवेट कंपनियां काम करती हैं, जबकि सार्वजनिक क्षेत्र में सरकार की तरफ से काम किया जाता है, जैसे हमारे पीएसयू काम करते हैं। तो इस तरीके से अगर आप देखें तो डॉक्ट्रिन ऑफ लेइसे फेयर ही 1776 से लेकर के 1930 के आसपास तक अर्थव्यवस्था के संचालक सिद्धांतों में बड़ी महत्ता रखता था, जब तक कि 1930 में विश्वव्यापी आर्थिक मंदी अमेरिका से नहीं शुरू हुई। 1930 में, आगे हम लोग डिस्कस करेंगे इसके बारे में, कि 1930 में अमेरिका में एक महामंदी आई और धीरे धीरे उसने पूरे विश्व को अपने चपेट में ले लिया और इसको तीसा की मंदी के नाम से या महामंदी के नाम से भी हम जानते हैं। तो इस महामंदी के दौरान ये बात आई कि बाजार में जो मंदी की स्थिति बनी, जो इकोनॉमिक साइकिल है, ट्रेड साइकिल है, वो जाकर के रुक गया, तो उसको चलायमान बनाने के लिए अब जरूरत ये लगने लगी कि उसको कोई बिग पुश दिया जाए, कोई बड़ा धक्का दिया जाए। अब वो भूमिका कौन निभा सकता था? तब ये आया कि राज्य को सकारात्मक रूप से हस्तक्षेप करना चाहिए और अर्थव्यवस्था अगर संकट में जाती है तो राज्य को वहां पर आकर के मदद करनी चाहिए ताकि आर्थिक उद्धार हो सके। तब जाकर के ये सिद्धांत खंडित हुआ 1930 में जाकर के, 30 के दशक में। और जो दूसरे विद्वान आते हैं जिनको मैक्रो इकोनॉमिक का जनक भी कहा जाता है, जॉन मेनार्ड कीन्स, इस महानुभाव ने जो सिद्धांत प्रतिपादित किया उसमें ये कहा कि स्टेट का इंटरवेंशन होना जरूरी है जब बाजार की शक्तियां विफल हो जाती हैं। आगे इन चीजों के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो हम लोगों ने देखा कि दो प्रकार की, मतलब इकोनॉमिक्स को, अर्थशास्त्र को हम अध्ययन की दृष्टि से दो भागों में बांटते हैं, समष्टि और व्यष्टि अर्थशास्त्र। अब हम लोग आगे चर्चा करते हैं अर्थशास्त्र और अर्थव्यवस्था में क्या संबंध है। जो हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं वो भारतीय अर्थव्यवस्था से है मूलतः। वो प्योर इकोनॉमिक्स जो अध्ययन की विधा है, कॉलेज यूनिवर्सिटी में पढ़ाया जाता है, वो प्योर इकोनॉमिक जो प्रिंसिपल्स को तमाम डील करती है, उससे हमारा कम ही रिलेशन होता है। हालांकि जैसे फिजिक्स पढ़े बिना इंजीनियरिंग की पढ़ाई नहीं पूरी की जा सकती है, वैसे बेसिक इकोनॉमिक्स जाने बिना अर्थव्यवस्था की हम पढ़ाई नहीं कर सकते हैं, इकोनॉमी को नहीं समझ सकते हैं, क्योंकि बिना प्रिंसिपल के एप्लीकेशन का कोई आधार नहीं बनता है।
तो अर्थव्यवस्था क्या है? जहां हम लोग बात किए कि अर्थशास्त्र सिद्धांत है, वहीं अर्थव्यवस्था जो है उसका व्यवहार है। तो सिद्धांत से व्यवहार के रूप में जब हम चीजों को देखना शुरू करते हैं तो हम एक पाते हैं इस चीज को कि देश और काल के अनुसार सिद्धांतों के व्यवहार में तमाम परिवर्तन होते हैं। सामाजिक राजनीतिक परिस्थितियां जो आर्थिक निर्णय उनकी प्रक्रिया को प्रभावित करती है, हमारी क्षमताओं को प्रभावित करती हैं। और इसी नाते हम पाएंगे कि हर एक देश की अर्थव्यवस्था दूसरे से अलग होती है, क्योंकि हर एक देश अपने जैसा होता है। वहां की समाज, वहां की राजनीतिक संरचना स्पेसिफिक होती है, विशिष्ट होती है। वो एट पार दूसरे में आप नहीं देख सकते हैं कि सेम आप देख पाए। तो अर्थव्यवस्था किसी देश विशिष्ट के विशिष्ट सामाजिक व राजनीतिक परिवेश में क्रियाशील अर्थतंत्र है, यानी एक्टिव इकोनॉमिक सिस्टम है। और जब इकोनॉमिक्स के थियरीज प्रैक्टिस में आते हैं तो बहुत कुछ अंतर दिखाई देता है। आप इसको इस रूप में समझ सकते हैं। स्वतंत्रता से पूर्व हम ब्रिटिश इंडिया की बात कर लें, 15 अगस्त 1947 से पहले यहां पर ब्रिटिश कॉलोनियल इकोनॉमी थी इंडिया में। हमें स्वतंत्रता मिली, स्वतंत्रता के साथ देश का विभाजन हुआ और विभाजन के साथ ही दो देशों का निर्माण हो गया। आप देखेंगे कि दो अर्थव्यवस्थाओं का जन्म हो गया, एक भारत की अर्थव्यवस्था और दूसरी पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था। ये दोनों ही अर्थव्यवस्थाएं अपनी मूल अर्थव्यवस्था से काफी कुछ डिफर हो गई, मतलब उससे काफी कुछ अंतर रखती थी स्वरूप में। यानी जो ब्रिटिश इंडियन इकोनॉमी थी, उस इकोनॉमी से जो इंडिपेंडेंट इंडियन इकोनॉमी है वो बदल गई, और वैसे ही पाकिस्तान की इकोनॉमी, पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था भी कई मामले में बदल गई। आगे आप देखेंगे एक ही विरासत को लेकर के दोनों आगे बढ़ते हैं। भारत की तरक्की की दिशा कुछ और, पाकिस्तान की तरक्की की दिशा कुछ और। दोनों की उपलब्धियां अलग अलग हो गई। एक ही भूमि पर दो अर्थव्यवस्थाएं हो गई, जहां एक अर्थव्यवस्था हुआ करती थी ब्रिटिश कॉलोनियल इकोनॉमी, ब्रिटिश औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था। तो हमने पाया कि दो अर्थव्यवस्थाएं हो गई, क्योंकि दोनों की डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, दोनों का जो सोशल सेटअप था वो अलग था। दोनों राष्ट्रों के उद्देश्य से अगर आप देखें तो वो भी काफी कुछ अंतर कर गए। जैसे हमारे संविधान ने जो एक ढांचा दिया, हमारे जो राजनेताओं ने एक व्यवस्था दिया, हमारे समाज में जो संगठन बना, उन्होंने जो काम करना शुरू किया, इन सबके परिणाम स्वरूप एक भारतीय अर्थव्यवस्था अपनी दिशा बनाते हुए आगे बढ़ी और दूसरी अर्थव्यवस्था इसी तरीके से पाकिस्तान में बनी। आगे आप देखेंगे पाकिस्तान फिर 71 में खंडित हो जाता है। ईस्ट पाकिस्तान बांग्लादेश बन गया और वेस्ट पाकिस्तान वर्तमान पाकिस्तान है। अब आप देखें एक अर्थव्यवस्था पाकिस्तान की, दूसरी बांग्लादेश की, और अब कंपैरेटिवली अगर आप देखें तो आप पाएंगे दोनों में काफी कुछ अंतर है। पिछले 2 से 3 दशकों में अगर आप देखें तो कई मामले में बांग्लादेश की उपलब्धियां, यानी बांग्लादेश की इकोनॉमिक जो अचीवमेंट्स हैं वो पाकिस्तान के इकोनॉमिक अचीवमेंट से ज्यादा सराहनीय दिखाई देती है। खास करके आप अपैरल्स के क्षेत्र में ले लीजिए, सिले सिलाए वस्त्र के क्षेत्र में, तो आप ये पाएंगे कि बहुत बेटर परफॉर्म कर रहा है। इवन कई मामले में तो एक छोटा सा बांग्लादेश इंडिया को भी चुनौती दे रहा है। और हमने तो कुछ ट्रेडर्स को बात करते हुए पाया था टीवी इंटरव्यू में कि वो ये बात कर रहे हैं कि भारत में जो हम अपैरल्स पैदा कर रहे हैं, सिले सिलाई वस्त्र पैदा कर रहे हैं, उससे 20 से 25% लेस कास्ट पर बांग्लादेश पैदा कर रहा। तो जाहिर सी बात है इंडियन जो अपैरल इंडस्ट्री उसको बहुत टफ कंपटीशन पिछले कुछ वर्षों से बांग्लादेश दे रहा। जबकि किसी समय यानी अगर हम 2 दशक पहले चले जाएं तो इंडिया एक बहुत बड़ा जायंट हुआ करता था साउथ एशिया में, बहुत बड़ा वस्त्र उत्पादक देश था सिले सिलाई वस्त्र के क्षेत्र में अगर आप देखें तो ये दो इकोनॉमी, यानी आप देखें पाकिस्तान और बांग्लादेश की इकोनॉमी डिफर कर गई। क्या कुछ परिवर्तन हुआ तो आप देखेंगे एक तो जो राजनीतिक परिवर्तन हुए वहां पर डिसीजन मेकिंग के प्रोसेस में चेंज है दोनों देशों में। जहां पाकिस्तान आतंकवाद को ज्यादा प्रश्रय देता है, वहीं बांग्लादेश चुपचाप लगा हुआ है, हालांकि वो भी डिस्टर्ब रहा बीच में,
खास करके आजकल आप देखेंगे कि वो बहुत अच्छे तरीके से लगा हुआ है कि हम अपना कैसे आर्थिक कल्याण कर लें, अपने लोगों का कैसे हम तरक्की कर लें। और इस वजह से आप देख रहे हैं वो इकोनॉमी और बेटर परफॉर्मर दिखाई दे रही है। अभी जीडीपी ग्रोथ रेट भी बहुत अच्छा उसका जा रहा है, पाकिस्तान की तुलना में हमें लग रहा 5-6% उससे ज़्यादा जीडीपी ग्रोथ रेट उसका दिखाई दे रहा है। तो आप देख सकते हैं कि एक इकोनॉमी से आज हमारे पास 3 इकोनॉमी है, यानी ब्रिटिश कॉलोनियल इकोनॉमी जो इंडियन इकोनॉमी थी उससे 3 इकोनॉमी जो उद्भूत हुई हैं, जिन तीनों का एक आधार था, एक विरासत था। तो आप समझ सकते हैं कि अर्थव्यवस्थाएं अलग अलग होती हैं। दुनिया की हर एक देश की अर्थव्यवस्था दूसरे से अलग है, क्योंकि वह एप्लीकेशन साइड है। और जब एप्लीकेशन आता है, जैसे हर एक व्यक्ति, सारे व्यक्ति एक जैसे बायोलॉजिकली हैं, लेकिन वो आचार विचार व्यवहार उपलब्धियां बदलती हैं, वैसे इकोनॉमीज के साथ भी होता है। तो एक देश विशेष के अंदर जिस प्रकार से इकोनॉमिक सिस्टम फंक्शन करता है, उससे उसकी अपनी अर्थव्यवस्था का निर्माण होता है। यानी इसमें हम ज्यादा से ज्यादा एप्लीकेशन साइड देखेंगे। जहां हम इकोनॉमिक्स में प्रिंसिपल साइड पर ज्यादा जोर देते हैं, वहीं पर इकोनॉमी में एप्लीकेशन में क्या कुछ हो रहा है, हमारी अर्थव्यवस्था कैसे काम कर रही है, सिद्धांत अपनी जगह पर है, व्यवहार अपनी जगह पर है। तो इनको हम यहाँ पर लेकर के चलते हैं। तो बेसिक डिफरेंस ये है कि जहां एक अध्ययन विधा के रूप में है, एक जैसे क्लासिकल सब्जेक्ट है, सोशियोलॉजी है और पॉलिटिकल साइंस है, वैसे इकोनॉमिक्स भी है। जबकि अगर हम लोग देखें तो ये टोटली एप्लीकेशन है। जैसे आप तुलना कर सकते हैं फिजिक्स और इंजीनियरिंग में, कि जहां फिजिक्स एक प्रिंसिपल साइड को ज्यादा डील करता है एक अध्ययन की विधा के रूप में, वहीं इंजीनियरिंग जो है उसके एप्लीकेशन पर जाता है और एक ही सिद्धांत पर तमाम चीजें काम करती हैं। जैसे आप देख सकते हैं न्यूटन के 3rd लॉ के बेसिस पर आप दीपावली में रॉकेट छोड़ते हैं एंजॉयमेंट के लिए, वो भी उसी सिद्धांत पर, न्यूटन के 3rd लॉ पर। दूसरा, हमारे स्पेस प्रोग्राम के अंतर्गत आप देखते हैं सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल काम करता, वो भी 3rd लॉ पर न्यूटन के। और तीसरा आप देखते हैं, आपने भी थोड़े दिन पहले देखा होगा, मिसाइल टेस्टिंग किया कोरिया ने, नॉर्थ कोरिया ने बेसिकली, वो डिफेंस के काम आता है और किसी को बर्बाद करने भी काम आता है। तीनों के प्रिंसिपल एक है, एप्लीकेशन डिफर करते हैं, इम्पैक्ट भी डिफर करते हैं। तो यहाँ हम लोग बात कर रहे थे कि जहाँ ये प्रिंसिपल साइड को ऐसी नाते, अगर हम इकोनॉमिक्स की बात करें तो पूरी दुनिया में, चाहे हम दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में पढ़ लें, चाहे हम ट्रिनिटी कॉलेज में इकोनॉमिक्स पढ़ लें, चाहे लाहौर यूनिवर्सिटी में पढ़ लें या ढाका यूनिवर्सिटी में इकोनॉमिक्स पढ़ लें, बहुत कुछ एक ही चीज पढ़ाया जाएगा। जैसे दुनिया की किसी भी फिजिक्स की किताब में न्यूटन के 3 ही नियम मिलेंगे, तो वैसे इकोनॉमिक्स के प्रिंसिपल यूनिवर्सल नेचर के होते हैं। और जबकि इकोनॉमी का जो कैरेक्टर होता है वो इंडिविजुअलिस्टिक होता है, अपने अपने देश का इकोनॉमी अपने जैसा होगा। इवन अगर आप और आगे बढ़ करके देखें तो भारत में 28 प्रदेश हैं, आप देखेंगे 28 की इकोनॉमी अलग अलग है। बिहार को अगर कंपैरेटिव उसमें एनालिसिस में ले लें, अभी आप देख रहे होंगे कि कितनी बड़ी संख्या में बिहार से माइग्रेशन होता है और लोग जाकर के पूरे भारत में तमाम स्टेट में, खास करके अभी रिपोर्ट आ रही थी कि केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक को आगे बढ़ाने में यूपी बिहार के श्रमिकों का बहुत बड़ा योगदान है। तो अपने प्रदेश को क्यों नहीं उन्होंने अपनी तरक्की में पहुंचा दिया? उन्होंने पंजाब को आगे बढ़ा दिया, उन्होंने महाराष्ट्र को आगे बढ़ा दिया, तमिलनाडु को आगे बढ़ा दिया, कर्नाटक को आगे बढ़ा दिया, आंध्रा को आगे बढ़ा दिया, तेलंगाना को आगे बढ़ा दिया, अपने को क्यों नहीं बढ़ा पाए आगे? तो उसका जो इस प्रश्न का उत्तर है, वहाँ की सामाजिक राजनीतिक संरचना में ज्यादा दिखाई मिलेगा आपको ढूंढने से, आप उसको देखेंगे तो समझ में आएगा। तो बेसिकली ये हम कहना चाह रहे थे कि इकोनॉमिक्स जहाँ यूनिवर्सल नेचर का है, वहीं इकोनॉमी जो है वो इंडिविजुअलिस्टिक नेचर का है, यानी देश प्रदेश के अनुसार वो डिफर करता है। ना कोई देश दूसरे जैसा होगा, ना कोई प्रदेश एक दूसरे जैसा होगा। आगे बढ़ते हैं इससे आगे। अब बात आती है तीसरे चीज पर, हम बात करते हैं अर्थव्यवस्था के प्रकार। हमने भी बात किया कि इकोनॉमिक्स कुछ प्रिंसिपल पर बेस्ड होती है, तो केवल कुछ ही सीमित प्रिंसिपल नहीं है, प्रिंसिपल में भी मतभेद होते हैं।
अलग अलग टाइप से लोग रूपायित करते हैं चीजों को कि हमारा उत्पादन, वितरण और उपभोग के सिद्धांत ये होंगे। तो इस आधार पर यानी अर्थव्यवस्थाओं की अपनी संरचना, उत्पादन, वितरण और उपभोग के तौर तरीके, इन सब के आधार पर हम अर्थव्यवस्थाओं को 3 रूपों में बांटते हैं। तो 3 प्रकार की कौन सी अर्थव्यवस्थाएं हैं? अर्थव्यवस्था का पहला प्रकार जो है वो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है, जिसे हम कैपिटलिस्ट इकोनॉमी भी कहते हैं। दूसरे प्रकार की अर्थव्यवस्था समाजवादी अर्थव्यवस्था या सोशलिस्ट इकोनॉमी, या इसे स्टेट लेड इकोनॉमी या सोशलिस्ट इकोनॉमी या कमांड इकोनॉमी भी कहते हैं। तीसरी अर्थव्यवस्था है जो इन दोनों के मिश्रण से, मिक्सिंग से पैदा हुई और इस नाते इसको मिक्स्ड इकोनॉमी या मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं। तो आइए हम इनके डिटेल देखते हैं कि ये 3 अर्थव्यवस्थाएं जो हैं एक दूसरे से कैसे चारित्रिक रूप में अलग हैं, कहां अंतर है दोनों तीनों में, क्या इनके दृष्टि हैं, क्या इनके जो तौर तरीके हैं फंक्शनिंग के, उनकी हम चर्चा करते हैं। तो इनमें से तीनों में से लेते हैं पहली पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। अब अगर हम पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की बात करें तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था होती है जिसमें उत्पादन और वितरण का कार्य जो होता है वो निजी क्षेत्र के हाथों में, निजी क्षेत्र मतलब उद्योगपतियों, पूंजीपतियों के हाथों में होता है। तो यहाँ पर जो उत्पादन और वितरण है, अगर हम इसमें ले लें पहला फैक्टर उत्पादन एवं वितरण, प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन, इन दोनों का जो जिम्मेदारी होता है वो निजी क्षेत्र द्वारा होता है, यानी प्राइवेट सेक्टर, निजी क्षेत्र द्वारा। यहाँ उत्पादन और वितरण निजी क्षेत्र या प्राइवेट सेक्टर द्वारा होता है। ठीक है। अब अगर हम लोग देखें तो ये जो उत्पादन और वितरण की प्रक्रिया होती है इसमें बड़ी भूमिका होती है बाजार की। तो यहाँ दूसरा महत्वपूर्ण विशेषता इसकी है कि उत्पादन और वितरण में बाजार की निर्णायक भूमिका। और जैसे ही हम बाजार की बात करते हैं तो हमने थोड़ी देर पहले भी बात किया था कि जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का सिद्धांत है वो एडम स्मिथ साहब के प्रिंसिपल पर आधारित है। तो बाजार की जो निर्णायक भूमिका इसमें हुई उसमें बाजार की 2 शक्तियां होती हैं। और ये बाजार की 2 शक्तियां कौन कौन सी हैं? ये हैं मांग और पूर्ति। इन दोनों के बीच में इंटरेक्शन होता है, अंतर क्रिया होती है, तो उससे थर्ड फैक्टर पैदा होता है जिसको हम कहते हैं कीमत। तो ये इंटरेक्शन बाजार में होता है, मांग और आपूर्ति की परस्पर अंतर क्रिया और उसके साथ उससे जो परिणाम निकलता है वो कीमत। जैसे मांग ज्यादा होगी और पूर्ति कम होगी तो जाहिर सी बात है कीमत बढ़ेगी। इसका वाइस वर्सा होता है, यानी मांग कम है और पूर्ति पर्याप्त मात्रा में है तो क्या होगी? कीमत घटेगी। तो ये तमाम इंटरेक्शन तभी फ्रीली हो पाएगा जब इसमें राज्य हस्तक्षेप ना करे। तो ये 2 शक्तियां होती है बाजार की, मांग और पूर्ति,
डिमांड और सप्लाई, इन्हीं के इंटरेक्शन से कीमत तय होती है। और इस कीमत में संतुलन तब आता है जब यहाँ पर राज्य अहस्तक्षेप की नीति से काम करे। तो राज्य की अहस्तक्षेप की नीति इसका आधार बनता है, यानी डॉक्ट्रिन ऑफ लेसेस फेयर जिसको हम कहते हैं एडम स्मिथ साहब का, ये यहाँ पर पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में बहुत महत्व रखता है। यानी राज्य कोई हस्तक्षेप बाजार के मामलों में नहीं करेगा, यह बात ये सिद्धांत स्थापित करती है। तीसरी महत्वपूर्ण बात ये होती है कि इस तरीके से अगर हम देखें तो राज्य यहाँ कोई भूमिका नहीं निभाता है मांग और पूर्ति पक्ष को प्रभावित करने में। यानी उत्पादन, वितरण और उपभोग के संदर्भ में राज्य कोई अपनी नियामकीय भूमिका या हस्तक्षेप की भूमिका, ऐसी भूमिका नहीं निभाता है। कहा जाता है कीप योर हैंड ऑफ फ्रॉम मार्केट, यानी बाजार के मामलों से राज्य अपना हाथ दूर रखे, यहाँ पर ये बात कही जाती है। तीसरी महत्वपूर्ण विशेषता इस इकोनॉमी की होती है कि इस इकोनॉमी में निजी संपत्ति को गारंटी दी जाती है। निजी संपत्ति को गारंटी दी जाती है, यानी प्राइवेट प्रॉपर्टी को यहां पर गारंटी दिया जाता है और इसका जिम्मा राज्य का होता है उससे जुड़े हुए विधियों का निर्माण करना और उसको सुरक्षा प्रदान करना। तो जितने पूंजीवादी अर्थव्यवस्थाएं होती हैं उसमें निजी संपत्ति का अपहरण राज्य नहीं कर सकता, तो यहाँ पर निजी संपत्ति को गारंटी मिलती है। तीसरी महत्वपूर्ण बात ये होती है, चौथी महत्वपूर्ण बात ये होती है कि यहाँ पर जो आर्थिक क्रिया का मुख्य उद्देश्य होता है वो लाभ कमाने की आकांक्षा होता है। लाभ कमाने की आकांक्षा, यानी जिसको हम कहते हैं प्रॉफिट मोटिव। यानी जो पूंजीपति है वो अपनी आर्थिक क्रियाओं का जो संचालन कर रहा है वो लाभ कमाने की आकांक्षा से कर रहा है। तो मुख्य रूप से जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था उसकी ये महत्वपूर्ण विशेषताएं, यानी अगर देखें तो एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें आप देख रहे होंगे राज्य कहीं बिजनेस के रोल में दिखाई नहीं देता है। तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की ये मुख्य विशेषता हुई। अब दूसरी अर्थव्यवस्था लेते हैं। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के बारे में जैसा हमने बताया कि इस अर्थव्यवस्था के जो मुख्य सिद्धांतकार और प्रतिपादक थे एडम स्मिथ थे, जिनकी चर्चा हम पहले भी कर चुके हैं। ये ध्यान रखिएगा, इन्हीं को कहा गया फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स। तो एडम स्मिथ की इसमें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही, सिद्धांतकार और प्रतिपादक रहे। हालांकि आगे चल करके और बहुत सारे विद्वानों ने इस व्यवस्था को आगे बढ़ाने में अपना योगदान दिया। उदाहरण ले लेते हैं। इस व्यवस्था का जो सबसे परफेक्ट एग्जाम्पल माना जाता है, उदाहरण माना जाता है, वो है यूएसए। बाकी आप जानते हैं वेस्टर्न यूरोप के तमाम अर्थव्यवस्थाएं, और आज अगर आप देखें सबसे महत्वपूर्ण अग्रणी अर्थव्यवस्थाएं पूंजीवादी अर्थव्यवस्थाएं हैं, चाहे वो यूके हो, चाहे वो जर्मनी हो, चाहे वो जापान हो, चाहे वो फ्रांस हो। ये तमाम जो अर्थव्यवस्थाएं दुनिया की हैं ये पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है। अब आते हैं दूसरे प्रकार का अर्थव्यवस्था जिसको हम कहते हैं तो पहली अर्थव्यवस्था हमारी हुई पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, दूसरी अर्थव्यवस्था हमारी हुई जिसको हम कहते हैं समाजवादी, और इसी को हम कहते हैं
सोशलिस्ट इकोनॉमी भी कहते हैं इसको, और इसी को हम कहते हैं कमांड इकोनॉमी। कमांड इकोनॉमी इस अर्थव्यवस्था का जो मूल स्वरूप रहा, मूल ढांचा रहा, उसको निर्धारित करने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाया था कार्ल मार्क्स ने। कार्ल मार्क्स ने दास कैपिटल नामक एक बुक लिखी है, दास कैपिटल, जिसका मतलब है, कार्ल मार्क्स ने लिखा था इसको, हिंदी में इसका इंग्लिश में मतलब होगा द कैपिटल। ये जर्मन टर्म है, ये उसका हिंदी, इसका मतलब होता है पूंजी। दास कैपिटल का मतलब हुआ पूंजी। इसी में पहली बार प्रतिपादित करने का काम किया गया था इस सिद्धांत का कार्ल मार्क्स के द्वारा। तो कार्ल मार्क्स ने जो सिद्धांत प्रतिपादित किया उसमें इन्होंने एक महत्वपूर्ण बात रखी, इन्होंने कहा कि उत्पादन और वितरण में, आप जानते हैं कार्ल मार्क्स को सबसे बड़ा साम्यवादी आर्थिक चिंतक भी माना जाता है, और इन्होंने एक अल्टरनेट लाने का काम किया था। इन्होंने कहा कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था जो है वो शोषण वाली अर्थव्यवस्था, यहाँ पर जो राज्य है और पूंजीपतियों, राज्य पूंजीपतियों का संरक्षक है, और पूंजीपति तमाम जो सर्वहारा वर्ग है उसका शोषण करता है, और इस नाते उसका एक अल्टरनेट उन्होंने देने का काम यहाँ से शुरू किया था। बाद में आप जानेंगे कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो भी इन्होंने प्रतिपादित किया, और उसमें उन्होंने कहा कि जो सेंट्रल रोल होना चाहिए इकोनॉमिक प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन में, वो होना चाहिए राज्य का। तो ये पूरी तरीके से स्टेट लेड इकोनॉमी का मॉडल था, सोशलिस्ट इकोनॉमी का मॉडल। और इसमें इन्होंने जो उत्पादन और वितरण की बात कही, तो इसमें उत्पादन और वितरण दोनों कार्य, यानी प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन दोनों का कार्य जो करेगा वो राज्य करेगा, राज्य या स्टेट करेगा। जहां हम लोग पीछे देख रहे थे कि उत्पादन और वितरण में कैपिटलिस्ट या पूंजीपति या निजी क्षेत्र की भूमिका थी, वहीं पर अब राज्य की भूमिका आ गई। और आप जानते हैं राज्य की भूमिका, जब उत्पादन बिजनेस करने का काम किसके हाथ में आ गया, राज्य के हाथ में आ गया। और यहीं पर आप जानते हैं, यहीं से सार्वजनिक क्षेत्र की उदय हुई, सार्वजनिक क्षेत्र या पब्लिक सेक्टर, यानी उत्पादन और वितरण की दोनों जिम्मेदारी इस अर्थव्यवस्था में पब्लिक सेक्टर या स्टेट के तंत्र की होती है। जैसे हमारे देश में देखें ONGC है, BSNL है, ऐसे तमाम संस्थाओं का निर्माण किया गया। और इस अर्थव्यवस्था में जो पहली अर्थव्यवस्था दुनिया के सामने आई थी एग्जाम्पल के रूप में, वो रही USSR, यूनाइटेड सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक। तो USSR में पहली बार ये मॉडल स्थापित हुआ। चूंकि इसमें पूरा नियंत्रण राज्य का होता है, इस नाते इस अर्थव्यवस्था को और नाम दिया गया था, कमांड इकोनॉमी नाम दिया गया था। क्योंकि सारे आर्थिक निर्णय यहाँ पर राज्य द्वारा लिए जाते हैं, कोई निजी क्षेत्र का अस्तित्व यहाँ पर नहीं होता है। अब इस अर्थव्यवस्था में बाजार भी नहीं होगी, बाजार या मार्केट का अस्तित्व ही नहीं होता, क्योंकि उत्पादन और वितरण दोनों का काम जब स्टेट करेगा तो मार्केट का यहाँ कोई अस्तित्व नहीं होगा। एक चीज और ध्यान रखना कि इस अर्थव्यवस्था में निजी संपत्ति का अस्तित्व नहीं होता, निजी संपत्ति का अस्तित्व भी नहीं होता।
निजी संपत्ति का अस्तित्व नहीं। यानी इस अर्थव्यवस्था में अगर हम लोग देखें तो जो व्यक्तिगत संपत्ति या प्राइवेट प्रॉपर्टी होती ही नहीं है। सारी प्रॉपर्टी किसकी होती है? स्टेट ओनरशिप में होती है। स्टेट लोगों को उनकी क्षमताओं के अनुसार काम देता है और उनके लिए जो भी आवश्यकता की चीजें हैं वो उनको मुहैया कराता है। जैसा कि पूर्व सोवियत संघ जिसको हम कहते हैं, अब ये नहीं रहा, फिक्स हो गया है, विघटित हो गया 1991 में, रूस और 14 देश बने जिसको CIS के नाम से हम जानते हैं। तो निजी संपत्ति का अस्तित्व नहीं है, बाजार का भी अस्तित्व नहीं है। और यही चीज और ध्यान में रखना होगा, जब बाजार में ये निजी संपत्ति की अवधारणा नहीं है तो जाहिर सी बात है मुद्रा भी अनुपस्थित होगी। यह जो अर्थव्यवस्था का मौद्रीकरण मोनेटाइजेशन होता है, जिसमें हम चीजों को कैसे खरीदते हैं, पैसे देकर के लेन देन करते हैं, उस देश की आंतरिक अर्थव्यवस्था का संचालन मुद्रा के द्वारा नहीं होता है। क्योंकि पीछे हम बात कर चुके हैं कि लोगों को आवश्यक चीजें राज्य खुद मुहैया कराता है, ना कि वो बाजार में जाकर खरीदते हैं। इस नाते वहां पर करेंसी या मुद्रा की कोई आवश्यकता नहीं होती है। हाँ, बाहर के व्यापार के लिए, बाहरी देशों से संबंध लेन देन के लिए मुद्रा जरूर होती है, लेकिन जो अंदर की जो इकोनॉमी है वहां पर वो इकोनॉमी मोनेटाइज या मुद्रा द्वारा संचालित नहीं होती है। जैसे हमारे देश में भी है कि हम पैसे लेकर के सामान खरीदते हैं, वैसा यहाँ कुछ नहीं था। तो ये मुख्य रूप से देखें, सारे आर्थिक निर्णय किसके द्वारा लिए जाएंगे? राज्य के द्वारा लिए जाएंगे। और आप देख रहे हैं पूरी तरीके से ये इकोनॉमी जो होती है वो राज्य के अधीन होती है। अब यहाँ मोटिव क्या होगा? जैसे हमने पीछे बात किया कि वहां मोटिव क्या था, जो मूल उद्देश्य था अर्थव्यवस्था का, वहां पर आप देखिए पूंजीपति लाभ कमाने की आकांक्षा से काम कर रहा था पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में, और यहाँ पर होता है लोक कल्याण का उद्देश्य होता है, लोक कल्याण का उद्देश्य होता है। यानी यहाँ प्रॉफिट की कोई स्थिति ही नहीं बनती। जब लेन देन ही नहीं है तो प्रॉफिट कहां होगा? तो यहां पर अगर आप देखें तो लोक कल्याण यानी वेलफेयर का काम करेगा स्टेट। स्टेट इकोनॉमी इस तरीके से रन की जाएगी कि मैक्सिमम वेलफेयर हो। और चूंकि संपत्ति है ही नहीं है यहाँ पर, तो संपत्ति के आधार पर लोगों में कोई अंतराल नहीं होगा। इसी नाते ये व्यवस्था जो मानी जाती है वो बहुत ही साम्यपूर्ण अर्थव्यवस्था मानी जाती है। इक्विटेबल इकोनॉमी या साम्यपूर्ण अर्थव्यवस्था होती है। लोगों के बीच में, इसका तात्पर्य है लोगों के बीच में धन संपत्ति के आधार पर अंतराल नहीं होते हैं, क्योंकि निजी संपत्ति है ही नहीं। तो ये इक्विटेबल इकोनॉमी होती है, इक्विटेबल इकोनॉमी यानी लोगों के बीच में जो आर्थिक उपलब्धियां हैं या जो उनके पास हैं संसाधन, उनके आधार पर कोई भेद नहीं है कि कोई अरबपति है और कोई गरीब है। इस तरीके का डिफरेंस यहाँ पर नहीं होता है। हालांकि आप ध्यान रखिए, चूंकि उपलब्धियों के आधार, क्षमताओं के आधार पर यहाँ सब कार्यों का वितरण होगा, उसी अनुसार उनको भुगतान भी किए जाएंगे चीजों के लिए, पैसे में नहीं, सुविधाओं के रूप में। तो इस नाते अंतर तो रहेगा वहां भी, जैसे मैनेजर और लेबर में डिफरेंस था वहां भी। लेकिन जैसे हमारे यहाँ आप देखते हैं या तमाम पूंजीवादी देशों में देखते हैं कि धनी गरीब के बीच में अंतराल होता जो भौतिक संपत्तियों के नाते, वैसा अंतराल इस व्यवस्था में दिखाई नहीं देता है। तो जो दूसरी व्यवस्था हम लोगों ने देखा वो समाजवादी व्यवस्था कहलाती है। इसके सिद्धांत का मुख्य प्रतिपादक रहे कार्ल मार्क्स। और जैसा कि हम लोग बात किए कि ये व्यवस्था सबसे पहले 1917 में यूएसएसआर अस्तित्व में आया था, बोल्शेविक रेवोल्यूशन के बाद रूस में, और ये 1991 तक चला। और वहां पर यही समाजवादी व्यवस्था, ये सोशलिस्ट इकोनॉमी चल रही थी। इसके बाद में आप जानते हैं कि 1949 में चाइना आया। 1949 में चाइना में माओइस्ट रेवोल्यूशन हुआ, 1949 1 अक्टूबर 1949 को।
तो 1949 में जो चाइना ढांचा अपनाया वो भी समाजवादी प्रकार का अर्थव्यवस्था का ढांचा रहा। हालांकि 1978 के पश्चात 1978 में जब माओ की मृत्यु हो जाती है, जो वहाँ के राष्ट्र निर्माता और मूलाधार थे वही राष्ट्रीय क्रांति के, वहाँ के जो माओवादी क्रांति भी कहलाती है, तो उसके बाद डेंग जियाओपिंग साहब वहाँ पर आते हैं, बहुत बड़े इकोनॉमिक रिफॉर्मर थे और उन्होंने चाइना को सोशलिस्ट से कैपिटलिस्ट इकोनॉमी की ओर ज़्यादा बेंड देने का काम किया। और जो चाइना की वर्तमान उपलब्धियां हैं उसके उनके जो न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म रहे उन्हीं के नाते संभव हो पाई, जो 1978 से शुरू हुई थी। सोवियत संघ ये सब नहीं कर पाया, अपने में सुधार नहीं कर पाया और परिणाम ये हुआ कि सोवियत संघ का 1991 में विघटन हो गया और 14 देशों में ये विभक्त हो गया आगे चल करके। तो ये हमें ध्यान देना, आगे हम और चीजों पर चर्चा करेंगे। अब हम लोग देखें कि हमारे सामने दो मॉडल आए, एक पूंजीवादी अर्थव्यवस्था जो पुरानी अर्थव्यवस्था का मॉडल रहा, और दूसरा जो नया विकल्प दिया कार्ल मार्क्स ने वो समाजवादी अर्थव्यवस्था, स्टेट कंट्रोल्ड इकोनॉमी, कमांड इकोनॉमी। तो इस इकोनॉमी में इस प्रकार की संरचनाएं निर्मित की गई। अब बात यह आती है भारत जैसे स्वतंत्र देश किस रास्ते पर जाए, तो उन्होंने जो 9 स्वतंत्र देश थे भारत, एशिया के तमाम भारत सहित अफ्रीका के, उनके सामने दो अर्थव्यवस्थाओं का उदाहरण था, एक समाजवादी, दूसरा पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। अब इनमें से उनको चुनाव करना था, इनमें से कोई चुन ले या कुछ अलग विकल्प प्रस्तुत करे। तो धीरे धीरे नया मॉडल विकसित हुआ जिसको हम कहते हैं मिश्रित अर्थव्यवस्था। तो इन दो अर्थव्यवस्थाओं के बाद दोनों के अभिलक्षणों को मिला करके, दोनों की अच्छी चीजों को मिला करके एक तीसरी अर्थव्यवस्था का मॉडल, तीसरे प्रकार की अर्थव्यवस्था का मॉडल विकसित हुआ जिसे हम कहते हैं मिक्स्ड इकोनॉमी या मिश्रित अर्थव्यवस्था। तो तीसरी अर्थव्यवस्था मिश्रित अर्थव्यवस्था कहलाती है, मिश्रित अर्थव्यवस्था, मिक्स्ड इकोनॉमी। मिक्स्ड इकोनॉमी का तात्पर्य क्या है? मिक्स्ड क्या? तो इन दोनों के तत्वों को मिला दिया गया। जैसे अगर आप ध्यान दें तो यहां पर क्या किया गया, पहला फैक्टर उत्पादन और वितरण, इन दोनों में राज्य यानी स्टेट के साथ निजी क्षेत्र भी शामिल, यानी पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर दोनों मिलकर उत्पादन और वितरण का कार्य कर रहे हैं। अब आप देखिए, जहां इस अर्थव्यवस्था में, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में केवल निजी क्षेत्र भूमिका निभाता था, राज्य का कोई उसमें दखलंदाजी नहीं था, राज्य कोई उत्पादन और वितरण कार्य में भाग नहीं लेता था, वहीं यहाँ पर राज्य भी और निजी क्षेत्र दोनों हैं। आप देख रहे हैं राज्य समाजवादी अर्थव्यवस्था में भूमिका निभाता था। हमारे देश में अगर आप देखें तो यहाँ पब्लिक सेक्टर दिखाई देता है पीएसयू के रूप में, जैसे इंडियन ऑयल हुआ, और आप देख रहे हैं रिलायंस की भी एनर्जी कंपनी काम कर रही है। तो ये दोनों क्षेत्र साथ साथ मिलकर के काम करते हैं। दूसरी बात आप देखें तो यहाँ पर बाजार भी उपस्थित है, लेकिन इसके साथ ही साथ गवर्नमेंट का अपना भी सप्लाई तंत्र काम करता है। जैसे बाजार में जब हम सामान खरीदते हैं तो मांग और आपूर्ति के सिद्धांत के आधार पर हम सामान पाते हैं, वहां पर डिमांड और सप्लाई की शक्तियां तय करती हैं, बाजार की शक्तियां दाम तय करती हैं। लेकिन यहाँ अगर हम लोग देखें मिश्रित अर्थव्यवस्था में तो बाजार के साथ राज्य भी भूमिका निभा रहा है। जैसे पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, ये कौन संचालित कर रहा है? राज्य। तो बाजार और राज्य दोनों ही आर्थिक निर्णय के क्षेत्र में साथ साथ काम करते हैं। आप देखते हैं कोटे पर सामान जब आप लेते हैं तो सस्ता मिलता है, वही सामान बाजार में आप
ज्यादा कीमतों पर खरीदते हैं, और यहाँ राज्य सब्सिडाइज कीमतों पर, यानी जो छूट प्राप्त, यानी कहा जाता है उसको कंट्रोल प्राइस पर सामान देने का काम करता है। तो इस तरीके से वही सामान एक तरफ, जैसे अगर हम लोग देख लें तो जो फूड सिक्योरिटी एक्ट है उसके अंतर्गत राज्य का जो पीडीएस सिस्टम काम करता है वो 2 रुपया किलो गेहूं, 3 रुपया किलो चावल और 1 रुपया किलो मोटे अनाज की सप्लाई देता है। जबकि अगर वही चीज हम बाजार में खरीदने जाएं तो उसके लिए हमें काफी ज्यादा कीमतें देनी पड़ती हैं। तो यहाँ दोनों साथ साथ कोएग्जिस्ट करते हैं। तीसरी चीजें आप देखिए, निजी संपत्ति को यहाँ पर मान्यता है। यहां पर निजी क्षेत्र की गारंटी है लेकिन अंतिम नहीं। तो निजी संपत्ति की गारंटी अंतिम नहीं है। जैसे अगर हम ध्यान दें तो हमारे जो मूल संविधान था भारत का, उसमें आर्टिकल 19 में और आर्टिकल 31 में संपत्ति के अधिकार को फंडामेंटल राइट बताया गया था, जैसा कि अमेरिका में, लेकिन बाद में संशोधन कर दिया गया। अब संपत्ति का अधिकार सिर्फ हमारा विधिक अधिकार बना आर्टिकल 300 कैपिटल ए में, और ऐसा इस नाते किया गया क्योंकि आप जानते हैं हमारे जैसे अर्थव्यवस्था में, विस्तृत अर्थव्यवस्थाओं में राज्य को जो व्यापक सामाजिक हितों के उसमें ध्यान में रखते हुए निजी संपत्ति को एक्विजिशन का अधिकार भी मिला होता। तो इस नाते हमारे यहाँ मिश्रित अर्थव्यवस्थाओं में निजी संपत्ति की गारंटी अंतिम रूप से नहीं मिलती, यानी निजी संपत्ति राज्य के निर्णय के अधीन है। सार्वजनिक उद्देश्यों के लिए, रोड बनाने के लिए, रेलवे बिछाने के लिए, औद्योगिकरण करने के लिए जमीन चाहिए, उसके लिए राज्य ले सकता है, निजी संपत्ति को का एक्विजिशन कर सकता है। जैसा कि आपने देखा हमारे देश में तो जो निजी क्षेत्र के बैंक थे उसका राष्ट्रीयकरण किया गया, ऐसे तमाम कंपनियों का राष्ट्रीयकरण किया गया। वो इसी का एग्जाम्पल है कि वहां पर राज्य को अगर जरूरी लगे तो निजी संपत्ति को वो ले सकती है। इसी प्रकार से अगर देखा जाए तो जमींदारियों का उन्मूलन किया गया, जमींदारी एबोलिशन एक्ट लाया गया, लैंड सीलिंग लगा दिया गया। ये सब विशेषता हमारे मिश्रित अर्थव्यवस्था की है कि एक तरफ लिमिटेड वे में तो गारंटी दी गई है कि ऐसे कोई दूसरे की संपत्ति नहीं छीन लेगा, उसको विधिक संरक्षण है, बिना मुआवजा के दिए भी राज्य नहीं ले पाएगा। लेकिन लोग ये सोचें कि हम बाजार कीमत पर ही अपनी जमीन देंगे, तो ऐसा जरूरी नहीं। राज्य विधि बना करके जमीन का अधिग्रहण कर सकता है, कोई कंपनी एक्वायर कर सकता है राज्य अगर जरूरत पड़े तो इस तरीके से यहाँ पर संपत्ति की गारंटी अंतिम रूप से नहीं होती है, सीमित गारंटी ही है। अगला चीज अगर आप देखें तो जहां मिश्रित अर्थव्यवस्था में जो अर्थव्यवस्था का मूल उद्देश्य होता था प्रॉफिट मेकिंग होता था। यहाँ पर प्रॉफिट मतलब जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में प्रॉफिट मेकिंग था और समाजवादी अर्थव्यवस्था में सिर्फ और सिर्फ लोक कल्याण था। लेकिन यहाँ हम दोनों चीजें पाएंगे। तो लोक अर्थव्यवस्था का उद्देश्य क्या होगा? इसमें लोक कल्याण के साथ साथ निजी हित भी ध्यान में रखा गया। यानी जो बिजनेस करने के लिए आया हुआ है वो प्रॉफिट मोटिव से अपने बिजनेस कर सकता है। हाँ, आप जानते हैं राज्य रेगुलेट कर सकता है, तमाम चीजों को राज्य रेगुलेट करता है। जैसे टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया टेलीकॉम सेक्टर को इस तरीके से रेगुलेट करती है कि मोनोपोलिस्टिक बिहेवियर ना होने पाए, मनमाना कीमतें ना बढ़ाने पाए। तो इस तरीके से राज्य यहाँ पर नियमों कानूनों से रेगुलेट करने का काम करता है। तो यहाँ अगर देखें तो जो मिश्रित अर्थव्यवस्था है वो
जो दो अर्थव्यवस्थाएं हैं, पूंजीवादी और समाजवादी, उनके तत्वों को आपस में संतुलित रूप से मिलाने से पैदा हुई। यानी दोनों को एक साथ क्या किया गया, मिश्रित किया गया। एक चीज और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जहां पर पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में सब कुछ पैसा देने से, यानी मोनेटाइज इकोनॉमी है, बिना पैसे के कुछ नहीं होगा, वहीं समाजवादी अर्थव्यवस्था में अगर आप देखिए तो यहाँ पर जो चीजें मिलेंगी उसके लिए कोई पैसा नहीं देना, स्टेट की जिम्मेदारी है, वो सप्लाई देगी। बच्चों के सारे पढ़ाई लिखाई का खर्चा राज्य देखता था यूएसएसआर में। हेल्थ की जितनी भी नीड थी वो स्टेट की जिम्मेदारी थी। मनोरंजन के लिए हॉल बने हुए, पिक्चर हॉल बने हुए, वहां कोई टिकट की जरूरत नहीं थी। तो ये तमाम जितनी भी जरूरत की चीजें, खाने पीने चीजें से लेकर के हर चीज की सप्लाई राज्य फ्री ऑफ कॉस्ट देता था। और जबकि यहाँ पर हर एक चीज, पानी भी लेना है आपको तो पैसा दे करके मिलेगा, राज्य कोई सुविधा नहीं प्रोवाइड करता था। इवन 1930 से पहले अगर आप देखिए तो कोई बीमार पड़ जाए तो भी अगर वो इंश्योर नहीं करवा रखा अपने को तो राज्य को कोई मतलब नहीं था, क्योंकि वहां पर सार्वजनिक यानी जो पब्लिक सेक्टर में हॉस्पिटल भी वगैरह भी नहीं थे, इधर कुछ बने। और इस नाते अमेरिका जैसे देशों में जो तमाम पूंजीवादी देश हैं उसमें अपनी जिम्मेदारी लोगों को खुद लेनी पड़ती, और यहाँ लोगों की सारी जिम्मेदारी कौन ले रहा था, स्टेट ले रहा था। यहाँ पर आप देखेंगे दोनों का मिक्स मिलेगा। आप देखेंगे अगर आप प्राइवेट हॉस्पिटल की बात करें तो वहां पर डॉक्टर की मोटी फीस देनी पड़ती है, वार्ड के महंगे चार्ज होते हैं, दवाइयाँ वगैरह भी जो है मार्केट प्राइस पर मिलती हैं। जबकि हम अगर सरकारी अस्पताल की बात करें तो हर चीज सब्सिडाइज मिलेगा। 5 रुपए की पर्ची इन जनरल कटवा करके तमाम सारी सुविधाएं पा सकते हैं, और वो सारा जो बेयर करता है वो राज्य बेयर करता है। तो यहाँ हम दो मूल्य व्यवस्था पाते हैं। एक मूल्य व्यवस्था जो होती है वो बाजार निर्देशित होती है, बाजार द्वारा संचालित होती है। जो ओपन मार्केट में वस्तुएं या सेवाएं हम अवेल करते हैं, प्राप्त करते हैं, वो मार्केट प्राइस पर प्राप्त पाते हैं। और दूसरा, वही सारी सेवाएं जब राज्य देता है तो अमूमन वो सब्सिडाइज वे में देता है। हालांकि आप जानते हैं जब एलपीजी पॉलिसी आई इंडिया में 1991 के बाद, तो हम भी थोड़ा हमारा भी बेंड हुआ, हमारी भी झुकाव जो हुई है वो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की वो हुई है। और इस नाते यूजर्स पे, और आप देखिए कि एक मिनिमम कॉस्ट इतनी चार्ज किया जाए यूजर से ताकि सस्टेन करे तमाम चीज़ें, व्यवस्थाएं, चाहे वो रेलवे का टिकट हो या हर चीज़ में। बात ये आती है कि इकोनॉमिकली इसको वाइबल बनाया जाए, तो स्टेट थोड़ा सा चार्ज बढ़ाया है। लेकिन अभी भी अधिकांश चीज़ों में, चाहे वो पीडीएस का जो फूड सप्लाई हो या हॉस्पिटल्स हो, वहां पर आप देखते हैं हैवीली सब्सिडाइज गुड्स और सर्विसेज मिलती हैं। तो ये व्यवस्था जो है इस तरीके से दोनों का मिला जुला रूप, यानी पूंजीवादी और समाजवादी दोनों का मिला जुला जो रूप है वही मिश्रित अर्थव्यवस्था का है। अब यहाँ मैं थोड़ा सा स्पष्टीकरण करना चाहूंगा कि आज के विश्व में, हाँ, इसके एग्जाम्पल अगर लिए जाएं तो भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, जितने तमाम इस तरीके के आप पाते हैं, ये मिश्रित इकोनॉमी का रास्ता ही अपनाए। अब बात ये आती है कि क्या एकदम आइडियल पूंजीवादी, आइडियल समाजवादी और आइडियल, मतलब ये तो आइडियल है ही नहीं है, मतलब ये दोनों आइडियल हैं। तो इनमें अगर हम लोग बात करें तो क्या ये दोनों अर्थव्यवस्थाएं जो हैं वो अपने आइडियल रूप में कहीं दिख रही हैं? तो समय के साथ उनमें रूपांतरण भी हुआ। जैसा कि हम लोग अभी थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे कि 1930 में, 1930 के दशक में अमेरिका से विश्वव्यापी मंदी शुरू हुई, और जब अमेरिकन इकोनॉमी जा करके महामंदी का शिकार हो गई तो जो अर्थचक्र था वो रुक सा गया। महंगाई बहुत उच्च स्तर पर थी, बेरोजगारी बहुत व्यापक हो गई थी। अब अर्थचक्र ठप सा पड़ गया था। कंपनियों के माल बने हुए पड़े हुए स्टॉक ही नहीं क्लियर हो रहा, क्योंकि मार्केट में डिमांड ही नहीं हो पा रही, डिमांड के लिए पैसे नहीं लोगों के पास।
तो 1930 तक अभी तक जो मॉडल चल रहा था वो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में वो एडम स्मिथ का मॉडल चल रहा था। वहां स्टेट को कोई इंटरवेंशन नहीं करना था। अमेरिका के सरकार राज्य ने अपना हाथ दूर रखा था बाजार से। जब 1930 की महामंदी शुरू हुई, इसी दौरान इंग्लैंड के जॉन मेनार्ड केन्स एक अर्थशास्त्री हैं जिन्होंने मैक्रो इकोनॉमिक्स का जन्मदाता भी माना जाता है आधुनिक रूप से। इन्होंने एक प्रस्तावना रखी और इनका ये कहना था कि जब अर्थचक्र रुक गया, अब बाजार की शक्तियों में इतना दम नहीं है कि इसको चला पाए, तो राज्य के अलावा कोई नहीं बचा जो रुके हुए पहिए को आगे बढ़ाने का काम करे। जैसे आज आप देख रहे होंगे भारत में 20 लाख करोड़ का एक इकोनॉमिक पैकेज आया ताकि जो एकदम शिथिल पड़ गई इकोनॉमी कोरोना के उसमें उसको पुश दिया जा सके, आगे बढ़ाया जा सके। तो ऐसे ही जॉन मेनार्ड केन्स ने प्रस्ताव किया कि अब राज्य को हस्तक्षेप करना पड़ेगा। डिमांड और सप्लाई की जो मार्केट फोर्सेस हैं अब वो विफल हो गई थी 1930 में, फिर 2008 में भी हुआ इसी तरीके से, और अभी वर्तमान में आप देखेंगे स्टेट का चल रहा है सब। तो दुनिया के सामने ये स्थिति पैदा हुई थी 1930s के डिकेड में, और इस नाते तीसा की मंदी भी कहते हैं, वर्ल्ड वाइड डिप्रेशन भी कहते हैं, विश्वव्यापी महामंदी कहते हैं। तो ऐसी स्थिति में ये आया कि मार्केट जो डिमांड और सप्लाई के आधार पर काम कर रही थी अब वो फेल हुई है। आगे हम लोग इसके बारे में थोड़ा सा और डिटेल भी बात करेंगे। तो भी डिमांड सप्लाई जब जा करके फंस गया है एक जगह, तो अब क्या किया जाए? तब सलाह दिया गया कि राज्य को इसमें हस्तक्षेप करना चाहिए। तो इसी नाते अमेरिका में एक वहां के जो राष्ट्रपति थे बहुत प्रगतिशील विचारों वाले फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट, फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने एक न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी लाया, न्यू डील लाया, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, न्यू डील पॉलिसी इसको न्यू डील पॉलिसी। ये अमेरिका के लोगों को एक न्यू डील पॉलिसी प्रोवाइड किया जिसमें अब राज्य एक्टिव रोल प्ले करेगा इकोनॉमी को गति देने में। जैसे राज्य अपने खजाने से पैसा डालेगा, अमेरिकन फेडरल रिजर्व में ढेर सारा पैसा डाला इकोनॉमी में, उद्योगों की मदद के लिए, जो तमाम बैंक डूब रहे थे उनको रीमोनेटाइज करने के लिए, जो तमाम लोग बेरोजगार हो गए थे उनको रोजगार देने के लिए, जो वृद्ध लोग थे, बच्चे थे, महिलाएं थी, उनको पेंशन और तमाम प्रकार के सहायता कार्यक्रम उनके लिए। तो इस तरीके से ला करके इन्होंने डिमांड पैदा किया। तो किसने किया? स्टेट ये पॉलिसी लेकर के आया। आप ध्यान दीजिए, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में स्टेट का कोई रोल नहीं, और महामंदी में अर्थव्यवस्था थम सी गई, रुक सी गई। तो यहां पर अब आप देख रहे हैं कि स्टेट आता है और स्टेट आकर के अर्थव्यवस्था को धक्का देता है, आगे चलाने का काम करता है। तो इस तरीके से अगर आप देखें तो 1930 में जाकर के अब आप देख सकते हैं कि ये कहते थे हमसे दूर रहो, मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है। बाजार बोलती थी कि राज्य को हमारे मामले में कोई हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। लेकिन जब आप फंस गए 1930 में, डिप्रेशन शुरू हो गया, तब इन्होंने गुहार लगाया और कहा तुम्हें माता च पिता तुम्हें, यानी राज्य ही अब हमें बचा सकता है, तुम ही सब कुछ हो, तुम ही हमारे भगवान हो, तुम ही बचाओ, अब कोई और बचाने वाला नहीं, तुम ही तारणहार हो। तो स्टेट ने सचमुच में वो भूमिका निभाई अमेरिका में, और वहां आकर के
स्टेट पॉजिटिव इंटरवेंशन करता है न्यू डील पॉलिसी के थ्रू, जिसमें तमाम इकोनॉमिक इंसेंटिव लाए गए, तमाम पैकेजेस लाए गए इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए, तमाम असिस्टेंट सोशल असिस्टेंट प्रोग्राम लाए गए, टेनेसी वैली अथॉरिटी जैसा एक बड़ा निर्माण कार्य शुरू भी किया गया ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रोजगार दिया जा सके। और इस तरीके से इकोनॉमी आगे बढ़ी, किसकी मदद से? राज्य की मदद से। तो अब मार्केट जब डूब रहा था तो कौन आया बचाने के लिए? राज्य। और जब मार्केट के साथ राज्य आ जाएगा, जब राज्य पैसा लगाएगा, तो आप समझ सकते हैं कि राज्य जब पैसा लगाएगा तो राज्य रेगुलेट करेगा मार्केट को, क्योंकि यहां पर रेगुलेट नहीं हो रही थी मार्केट स्टेट के द्वारा प्रॉपरली। अब स्टेट कुछ रेगुलेशन करने लगेगा कि तुम ऐसे काम करो नहीं फिर फंसा दोगे अर्थव्यवस्था। तो यहां से अब आप समझ सकते हैं अब क्या कहेंगे। अब तो पूंजीवाद प्योर नहीं रह गया यहाँ पर। जैसे ही स्टेट इंटरवेंशन इकोनॉमी में शुरू हुआ, तो जब स्टेट आएगा तो किसके लिए आएगा? पीपल्स वेलफेयर के लिए आएगा ना। तो कैपिटलिज्म सोशलिज्म की तरफ थोड़ा टिल्ट कर गया, झुक गया। तो ये 1930 में अमेरिका कैपिटलिस्ट सोशलिस्ट इकोनॉमी की ओर बढ़ा। यानी मूल नेचर तो जो मेन कैरेक्टर है उसका कैपिटलिस्ट ही है, लेकिन वो सोशल जो उद्देश्य हैं उनकी सामाजिक उद्देश्य हैं उनकी पूर्ति के लिए स्टेट इंटरवेंशन किया और इस तरीके से समाजवाद की तरफ झुका। जैसे ओबामा केयर का नाम आपने सुना होगा, सबके लिए सिर्फ सोशल सिक्योरिटी नंबर जारी हो, जो प्रीमियम नहीं भुगतान कर सकते हैं उनका हेल्थ इंश्योरेंस हो, ये तमाम उपाय ओबामा केयर में किए गए। अब आप देखिए वहाँ एक कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में राज्य गरीबों का प्रीमियम भर रहा है, जो बेरोजगार हो जा रहे हैं लोग उनके लिए बेरोजगारी भत्ता का प्रोविजन कर रहा है, जबकि प्योर कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में पहले नहीं था। 1930 के पहले सब राज्य रोल प्ले नहीं कर रहा था, उसके बाद अब एक्टिवली प्ले करने लगा। तो अब इस संदर्भ में अगर हम बात करें तो अमेरिका भी अब कंप्लीट सोशलिस्ट कैपिटलिस्ट इकोनॉमी नहीं रह गया, सोशलिस्ट बेंड हुआ, जिसको कुछ लोग कैपिटलिस्ट करेक्शन के रूप में भी देखते हैं कि कैपिटलिज्म में जो समस्याएं विसंगतियां हैं उसको दूर करके उसको ज़्यादा पीपल ओरिएंटेड बनाया जाए, थोड़ा सा पीपल की तरफ झुका हुआ बनाया जाए, ना कि कुछ गिने चुने पूंजीपतियों के हित में। तो इस तरह से स्टेट रेगुलेट करने लगा इकोनॉमी को, इंटरवेंशन करने लगा। दूसरा चीज अगर आप देखिए तो सोशलिस्ट इकोनॉमी में हम लोग बात कर रहे थे कि 1991 में जो 1917 में सोवियत इकोनॉमी आई थी, उससे साल वाली इकोनॉमी आई थी, वो डिसइंटीग्रेट कर गया, 1991 में टूट गया, 17 में आया था, 91 तक चल रहा है ये व्यवस्था। तो अब चाइना दूसरा इकोनॉमी बचा जो 1949 में आया था सोशलिस्ट इकोनॉमी के रूप में। चाइना को भी दिखाई देने लगा 1978 तक जाते जाते चाइना को दिखने लगा था कि सोवियत संघ में अंतर्निहित जो समस्याएं हैं उसकी वजह से लंबे समय तक नहीं चलेगा। आगे हम डिस्कस करेंगे जब इकोनॉमी में कुछ और टॉपिक हम लोग पढ़ लेंगे। तो चाइना को ये बात समझ में आने लगी 1978 तक आते आते कि सोवियत संघ में सब कुछ अच्छा नहीं है, क्योंकि वहां जब पर्सनल इंसेंटिव ही नहीं है काम ज्यादा से ज्यादा करने का, तो हर व्यक्ति धीरे धीरे काम कम करने लगा, क्योंकि वहां पर पर्सनल कोई इंसेंटिव नहीं, पर्सनल पेमेंट नहीं, कुछ उस टाइप से प्रमोशन की भी व्यवस्थाएं नहीं थी। तो इस वजह से सोवियत संघ में जो कमजोरी दिखाई दे रही थी, चाइना ने इसके बाद करेक्शन करना शुरू किया। और 1978 में जो वहां पर डेंग जियाओपिंग आए, इन्होंने न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी लाई, चाइना में इकोनॉमिक रिफॉर्म पॉलिसी लाई और चाइना को सोशलिस्ट से थोड़ा सा कम्युनिस्ट कैपिटलिस्ट बेंड देने का काम कर दिया। तो चाइना की इकोनॉमी भी आगे सोशलिस्ट से किधर की ओर बढ़ी? कैपिटलिस्ट की ओर बढ़ी। वहां फिर आप देखेंगे तो सीमित रूप से व्यक्तिगत संपत्ति को मान्यता दिया गया, उत्पादन के लिए प्रॉफिट मोटिव भी क्रिएट किया गया, और आप देख सकते हैं कि उसके बाद इकोनॉमी बहुत तरक्की की चाइना की, और वो पहुंच गया वर्ल्ड की सेकेंड लार्जेस्ट इकोनॉमी के उसमें लेवल पर। और जबकि सोवियत संघ कुछ आंतरिक सुधार नहीं कर पाया, समाजवादी व्यवस्था की जो खामियां थी उनको सुधार नहीं पाया, और परिणाम क्या होता है? कोलैप्स कर जाता है। तो इस तरीके से अगर हम लोग देखें तो दुनिया में आज
सभी को हम अगर निरपेक्ष रूप से बात करें तो हम कह सकते हैं कि कोई भी इकोनॉमी न तो प्योरली कैपिटलिस्ट है न प्योरली सोशलिस्ट है, बल्कि सब मिश्रित ही कहला सकती है। हाँ, कोई कैपिटलिस्ट सोशलिस्ट है, जैसे वेस्टर्न यूरोप या अमेरिका कैपिटलिस्ट सोशलिस्ट इकोनॉमी है, जबकि चाइना सोशलिस्ट कैपिटलिस्ट है। हम लोग भी 1991 तक सोशलिस्ट कैपिटलिस्ट थे और हम बहुत तेजी से अब कैपिटलिस्ट सोशलिज्म की तरफ बढ़ रहे हैं। तो ये स्थिति दिखाई दे रही है। यूपीएससी ने मेंस में क्वेश्चन भी पूछा है कि क्या हम बहुत तेजी से कैपिटलिज्म की ओर बढ़ रहे हैं, तो इसका आप आंसर यस में कह सकते हैं, क्योंकि आप देख रहे हैं तमाम पब्लिक सेक्टर के जो यूनिट्स थे उनको प्राइवेटाइज किया गया। अभी बैंकिंग सेक्टर में भी आप देख रहे हैं ये बात चल रही है, तमाम और क्षेत्रों में आप देख रहे हैं प्राइवेट सेक्टर को आमंत्रित किया जा रहा है, विदेशों से एफडीआई को आकर्षित किया जा रहा है। तो ये उसी की तरफ बढ़ने को हम देख रहे हैं। तो इस तरह से भारतीय अर्थव्यवस्था भी अब सोशलिस्ट कम रह गई, ज़्यादा कैपिटलिज्म की ओर बढ़ रही है, क्योंकि अब ये प्रूव हो चुका है कहीं ना कहीं कि दुनिया में जो उत्पादन की बड़ी क्षमता है वो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में ही है। तो आज यहीं तक अपनी बात में ही समाप्त कर रहा हूँ। नेक्स्ट क्लास में इसके आगे हम लोग लेंगे। चलते चलते बस ये कहना चाहूँगा कि चैनल को आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके, ताकि हम आपसे ज़्यादा बेहतर तरीके से और आपको सेवाएं सुविधाएं प्रदान कर सकें। धन्यवाद।